नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस स्पेशल इशू में एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस विशेष मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे और ये जो मुद्दा है, जैसा आप थंबनेल पर देख रहे हैं, इसमें हम लोग भारत के आर्थिक संकट, जो भारत का के पड़ोस में जो आर्थिक संकट है और उससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा प्यारा भारत और उसके इर्द गिर्द यहाँ देखिए पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है, इधर नेपाल है। तो इन तीनों जगहों पर विशेष तौर पर श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हम आज इस पर भी बात करेंगे कि श्रीलंका में आर्थिक संकट क्यों हुआ, भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, चाइना की इसमें क्या भूमिका है और चाइना किस प्रकार श्रीलंका को आर्थिक संकट पहुंचाने में सक्षम रहा है, उसको क्रेडिट आप दे सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में भी देखेंगे, पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट है। पाकिस्तान के मिनिस्टर का आपने बयान सुना ही होगा कि उन्होंने कहा कि चाय कम पियो, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चाय का आयात करता है। तो उन्होंने कह दिया कि चाय ही कम पियो। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग नेपाल के मुद्दे पर भी बात करेंगे कि नेपाल का जो आर्थिक संकट है वो क्या है और इन सब से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो आर्थिक संकट लिखा हुआ है, ये आर्थिक संकट होता क्या है। तो अगर आप आर्थिक संकट समझ जाएंगे तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आर्थिक संकट के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। इन सभी बातों को आप विस्तार से फिर समझ लेंगे। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है देश विशेष पर, जैसे पाकिस्तान पर, जैसे श्रीलंका पर और जैसे नेपाल पर वर्तमान में क्या आर्थिक हालात है, इन सभी पर हम लोग चीज़ों को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये आर्थिक संकट होता क्या है। तो जिसको आप कहते हैं फिनेंशियल क्राइसिस अंग्रेजी में, ये है क्या, इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लिखा आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट कब आएगा? ये उस समय आएगा जब आप पर ऋण का जो दबाव है वो बढ़ जाएगा, मतलब लोन का बोझ आप पर बढ़ जाएगा, आपको लोन चुकता करना रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप पर जब ऋण का दबाव बढ़ जाएगा, मैं कह सकता हूं कि जब राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। क्योंकि राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा एक साल में सरकार के द्वारा लिया गया कुल उधार है, सरकार की कुल लायबिलिटी है। तो जो ही उधारी बढ़ गई, जो ही आप संकट में गए, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही उधारी बढ़ जाएगी। उधारी बढ़ने का मतलब है कि राजकोषीय घाटा, जिसको आप हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं और इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। जैसे ही राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी, वो जो भी देश में राजकोषीय घाटा ज़्यादा बढ़ा है उनको रेट खराब करेगी। आप देखते ही होंगे कि अगर अगल बगल में भी बहुत लोग उधार ले लेते हैं तो क्या होता है, अगल बगल के लोग उनको ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इनको आप उधार मत दीजिए। ये सब जगह से उधार लेकर और फिर उसको चुकता नहीं करते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, जब अगल बगल के लोग आपको लोन देने से मना करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार राजकोषीय घाटा जब बढ़ेगा तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो देश को रेट करती है और उसके हिसाब से ही विदेशी निवेशक आते हैं। तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा रेटिंग कैसा किया जाएगा, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग जो है वो खराब करेगी। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि
विदेशी निवेशक जो हैं वो कम आएंगे, विदेशी निवेशक कम आएंगे। और विदेशी निवेशक जब कम हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, मतलब है कि डॉलर कम पहुंचेगा, डॉलर कम आएगा, डॉलर कम हो जाएगा। और जब डॉलर कम हो गया, अब इसके बाद सोचिए क्या होगा, जो ही डॉलर कम हो गया इसका मतलब है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, जिसको आप डिवैल्यूएशन कहते हैं। कैसे हो जाएगा ये, कैसे हो जाएगा ये, इसको समझने का प्रयास करते हैं। डॉलर कम हो गया तो क्या है, डॉलर की मान लो सप्लाई कम हो गई। तो किसी चीज की सप्लाई जब कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो चीज मार्केट में महंगी हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहले मान लो कि आप 60 रुपए में $1 खरीदते थे फॉर एन एग्जाम्पल। अब क्या होगा, अब आपको चूंकि डॉलर की सप्लाई कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 70 रुपए, 80 रुपए, इस प्रकार की चीज़ों को करना पड़ेगा कि अब $1 जो है वो पहले जो 60 में मिलता था अब $1 70, 75, 80 रुपए का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मुद्रा का ये इस प्रोसेस को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। तो क्या हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। और जो ही मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो ही मुद्रा का अवमूल्यन होगा निर्यात में तो तेजी आएगी लेकिन आयात भी महंगा हो जाएगा। एक पक्ष तो ये है कि मुद्रा का अवमूल्यन जैसे ही हुआ आयात महंगा हो गया। मुद्रा का अवमूल्यन कहने का मतलब इसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं। एक तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, दूसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि महंगाई आ जाएगी। इन दोनों पर बात करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद आर्थिक संकट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन या महंगाई, जिसको आप मुद्रास्फीति कहते हैं, वो कैसे बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रास्फीति कैसे बढ़ेगा। देखिए होता क्या है कि मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, पहले आपको $1 खरीदने में 60 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको $1 के लिए 75 रुपए देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आप बाहर से फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर यूएसए से एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, 2 केजी चीनी मंगवाते हैं मान लीजिए, तो पहले आपको कितना देना पड़ता, 120 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। मान लो $2 इसका दाम है, $2 इसका दाम है, तो पहले आपको 2 केजी चीनी का 120 देना पड़ता। जब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया तब अब देखो आपको कितना देना पड़ेगा, 150 रुपए। $2 अब कितना हो जाएगा, 75 गुना 2, 150 रुपए। तो इसका मतलब है कि पहले जो चीनी आप 120 रुपए में मंगवा लेते थे, अब उस चीनी को मंगवाने में आपको 150 रुपए लग जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आयात महंगा हो गया। तो एक चीज तो आपने देखा कि आयात महंगा हो गया, और जो ही आयात महंगा होगा आप सोचिए महंगाई के रास्ते हम चले जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो कि इस पेन को बनाने के लिए कोई मटेरियल यूएसए से आता है या ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो क्या होगा, जो ही आयात महंगा होगा तो जो पेन का मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा क्योंकि वो आयातित माल है। और जब वो महंगा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पेन का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप क्रूड ऑयल के केस में देखते हैं, क्रूड ऑयल जैसे महंगा हो रहा है तो वैसे ही पेट्रोल, डीजल, इन सब के दाम आपको बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या हुआ, इसका कहने का मतलब कि जो ही आयात महंगा है अब चीज़ें आपको महंगी मिलने लगेंगी। और जो ही आयात महंगा हो जाएगा, ठीक है, हालांकि मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात भी बढ़ता है, लेकिन वैसी कंट्रीज जो कम निर्यात करती है और आयात ज़्यादा करती है उनको तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयात काफ़ी महंगा हो जाएगा और निर्यात तो चलो हो ही रहा है। अब इससे क्या होगा कि निर्यात और आयात का जो गैप है इसमें हमें घाटा होने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमें व्यापार घाटा है वो ज़्यादा हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि निर्यात माइनस आयात, तो ये जब आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब व्यापार घाटा, आपको काफ़ी व्यापार का भी घाटा होने लगेगा आयात ज़्यादा होने से, आयात महंगा होने से। ठीक, अब इससे क्या होता है, इससे
करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको आप चालू खाता घाटा कहते हैं, वो होता है। चालू खाता घाटा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका संबंध भुगतान संतुलन से है। इसका संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का संबंध निर्यात आयात से होता है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट होता है, बीओपी कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक करंट वाला कंपोनेंट होता है जिसको आप चालू खाता कहते हैं, और दूसरा कैपिटल वाला कंपोनेंट होता है जिसको आप पूंजीगत घाटा कहते हैं या पूंजीगत खाता कहते हैं। घाटा तो जब लगेगा तभी होगा। ये कैपिटल अकाउंट है और ये करंट अकाउंट है। तो इसका मतलब है कि चालू खाते घाटे का संबंध किससे है? इसका संबंध आयात और निर्यात से है। तो आयात जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि चालू खाता घाटा भी हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में आ जाएगा, भुगतान संतुलन में समस्या आ जाएगी। तो क्योंकि इसमें समस्या मतलब इसमें भी समस्या, तो इसका मतलब है यहाँ देखेंगे कि देखिए, जब हम लोगों ने चीज़ें देखी तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट की थी? हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट की? यहाँ पर मैं महंगाई लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया संकट। संकट का मतलब हमारे ऊपर उधारी ज़्यादा होने से ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी। तो आप सोचिए कि हमने स्टार्ट किया राजकोषीय घाटा से और हम एक दूसरे घाटे की ओर चले गए, तो एक घाटा के चलते दूसरा घाटा होने लगा। इसको आप कहते हैं दोहरा घाटा। दोहरा घाटा। तो जब कोई देश, अब यहां से जोड़िए कि जब कोई देश आर्थिक संकट से गुजरता है तो इसका मतलब है कि उसको दोहरा घाटा हो जाता है। कैसे? एक तो राजकोषीय घाटा होता ही है क्योंकि उसके ऊपर उधारी होती है, और साथ ही साथ आयात महंगा होने के कारण क्या होगा? चालू खाता घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ दो घाटा होता है। इसके अलावा क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी देश में आर्थिक संकट है तो उस देश में क्या क्या हो रहा होगा, तो आप दो तो स्पष्ट तौर पर बता देंगे। एक तो राजकोषीय घाटा, दूसरा कह देंगे चालू खाता घाटा। और अच्छे से कहना हो तो कैसे कहेंगे? एक राजकोषीय घाटा, दूसरा आप कह देंगे यहां से कि आयात महंगा, और तीसरा महंगाई ज्यादा, चौथा चालू खाता घाटा। ये सभी चीजें किसी देश के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेवार होती है। अब इसको आप दूर कैसे कर सकते हैं? तो दूर आपके पास उपाय यही है कि अगर आपके पास घाटा ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। देखेंगे कि कैसे देश जो है अपनी नीतियों में बदलाव करने की प्रयास करेंगे। घाटा हो रहा है तो आपको अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। अरे नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी को भी घाटा होता है, मान लो कि मेरे पे कर्ज ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या सोचूंगा? किसी भी तरीके से मेरा आय बढ़ जाए। तो ये नॉर्मल सा बात है। तो राजस्व बढ़ाने के उपाय करने होंगे अगर आपको संकट से उबरना है तो। बहरहाल हम लोग अब देखते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने देख लिया। तो आज जो हम लोगों का डिस्कशन है वो इन तीन हमारे पड़ोसी मुल्कों पर आधारित है, और जब ये तीन मुल्कों की बात करें तो इसे हम कहाँ छोड़ सकते हैं? चाइना को। ठीक है, तो चाइना का रोल भी हम लोग देखेंगे, किस प्रकार चाइना जो है इनके आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है। आज हम सीखेंगे क्या क्या? श्रीलंका, पाकिस्तान व नेपाल की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। श्रीलंका की समस्या को विस्तार से जानेंगे। क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनेगा, यह भी देखेंगे। नेपाल के लिए क्या सबक है, चाइना की इन सब में क्या भूमिका है, और इस समस्या के तत्कालिक व दूरगामी उपायों का अध्ययन करेंगे। और ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी देश हैं तो हम इनसे क्या सीखेंगे और इनसे हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। चलिए
तो ये आपने मैप देख ही लिया है। सबसे पहले देखते हैं भाई श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं कि भाई श्रीलंका में हाल ही में क्या क्या हुआ है, अभी न्यूज़ में क्यों है। आर्थिक इमरजेंसी के कारण श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने, आपको पता है, राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। आपको दिख रहा होगा कि प्रदर्शनकारी बिल्कुल त्रस्त लोग, अच्छे अच्छे लोग, मिडिल क्लास लोग राष्ट्रपति भवन घेराव कर चुके हैं। राष्ट्रपति वहां से फरार हो गए। आज का न्यूज़ है कि वो मालदीव चले गए हैं। तो राष्ट्रपति भवन का घेराव किया। वहां देखेंगे आप कि उनके बिस्तर पर लेट करके WWE खेल रहे हैं प्रदर्शनकारी। स्विमिंग पूल का फोटो आपने देखा होगा। काफ़ी अच्छे ढंग से आपने इस चीज़ को देखा भी होगा कि प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। भीषण महंगाई है। आम चीज़ों का जो दाम है, टोमेटो जो टमाटर है उसका भी दाम 350 रुपये किलो है। मतलब जितने में आप सोचिए 2 टमाटर खरीदेंगे 2 केजी, उतने में एक कपड़ा आ जाएगा। तो इतनी महंगाई है, भीषण महंगाई, भूखमरी, इन सब को जनता अब झेल रही है, काफ़ी दिन से झेल रही है। और अब उसके बाद जनता जो है वो सड़क पर उतर ही आई है। देखेंगे इन सब चीज़ों को। जानकारी के मुताबिक जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए। जब लोगों ने घेराव कर लिया तो भागना ही था उनको। और आज जो मैंने आपको बताया कि मालदीव में हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। अभी गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री बनाया था महिंद्रा राजपक्षे को, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद जो रानिल विक्रमासिंघे है उन्होंने भी कह दिया है कि हम इस्तीफा दे देंगे। आक्रोशित जनता ने प्रधानमंत्री के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। तो जब जनता भूख से त्राहिमाम है, जब जनता महंगाई को झेल रही है और जब जनता देख रही है कि सरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही या फिर सरकार उसके लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रही जिससे इस संकट को दूर किया जा सके, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब इसके बाद तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि न्यूज़ में क्यों है। ये देखिए, आपको यहाँ पर देखिए किस प्रकार जो है वो जनता घेराव कर रही है। आप इस पिक्चर से ही समझ सकते हैं घेराव के इस प्रचंडता को। आप यहीं देख सकते हैं कितना घेराव चल रहा है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए किस प्रकार जो है लोग परेशान हैं। गैस महंगा, चीनी महंगा, गेहूं महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगी है। कितना परेशान है, काफ़ी जनता जो है यहाँ पर आपको परेशान दिख रही है। देखिए कितना आगजनी हो रहा है। जनता जो है वो बिल्कुल आक्रोशित हो गई है इस भूखमरी और महंगाई के कारण। वर्तमान हालात क्या हैं इसको देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीलंका की यह समस्या भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो स्टार्टिंग पार्ट को जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या है, जिसमें आयात ज़्यादा हो रहा है, आयात महंगा है, आयात ज़्यादा हो रहा है और जिसके कारण व्यापार में नुकसान हो रहा है। और जब व्यापार में नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम आयात महंगा करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, हमारा जितना भी फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। ये तब बचा रहता जब आपके पास आने का भी उपाय होता। तो आने का उपाय है नहीं, केवल जाने का ही उपाय यहाँ दिख रहा है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार के संकट ने आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के आयात को कठिन बना दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि व्यापार जो है ज़्यादा हो रहा है, मतलब आयात ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली अगर कहूँ आयात महंगा भी है, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आयात काफ़ी महंगा हो जाएगा और सरकार के पास जब विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, तो हम आवश्यक वस्तुओं का भी आयात नहीं कर पाएंगे, हम दवाइयों का भी आयात नहीं कर पाएंगे, हम चीनी, हम गेहूं, इन सब का भी आयात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसके अलावा महंगाई, भ्रष्टाचार आदि ने भी जनता का जीना बेहाल कर दिया है। और विशेषज्ञों का आरोप है कि आर्थिक आंकड़ों से खिलवाड़ श्रीलंका की मुसीबत का एक बड़ा कारण है। तो ये एक ऐसा कारण है जो किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि देखिए, जो भी आर्थिक हालात है उसको उसके साथ आप खिलवाड़ बोलते हैं वो खिलवाड़ ना करें।
आर्थिक जो भी डेटा है, जो भी आंकड़ा है, अब पता चला कि जीडीपी में किसको शामिल नहीं करना है, उसको शामिल कर लिया गया श्रीलंका में। और उससे जीडीपी ऑन पेपर तो खूब ज़्यादा दिख रहा है, जनता को लग रहा है कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि ये आर्थिक आंकड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसके कारण जीडीपी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ऐसा है आरोप श्रीलंका सरकार पर भी है कि उसने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया। जहां तक बात है विदेशी मुद्रा भंडार की, तो इसके बारे में मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो मिलियन डॉलर में आ गया है, लगभग 50 मिलियन डॉलर में आ गया है। ये राउंड अगर आप देखेंगे तो 7.63 बिलियन डॉलर था, बिलियन में, ठीक है। तो 7.63 बिलियन डॉलर था, यूएस बिलियन डॉलर बिलियन में था, और ये अब कितना हो गया है? इसके बाद ये 1.93 बिलियन डॉलर हुआ, और उसके बाद अब जो है वो मिलियन डॉलर में आ गया है। आप सोचिए, इनको कर्ज चुकाना है 51 बिलियन डॉलर और इनके पास मुद्रा है 50 मिलियन डॉलर। कितनी खराब हालत है, समझ लीजिए आप इसी से, ठीक है। तो ये 2019, 20 और ये 22 में इस प्रकार का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बुरी हालत है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करूं, जीडीपी 3.6 के राउंड आ गया है, बहुत ही खराब हालत है। देखते हैं और इस मामले में कुछ चीज़ों को। करप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो करप्शन है, यह भी भ्रष्टाचार जो है यह काफ़ी बड़े मात्रा में विद्यमान है। हम देखेंगे किस प्रकार राजपक्षे परिवार किस प्रकार श्रीलंका में इतने वर्षों से शासन कर रहा है, और पूरे जो उनके परिवार के लोग ही हैं जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है सबको लिए हुए हैं। इरिगेशन मिनिस्ट्री, क्योंकि आप सोचिए कि श्रीलंका जो है वो चाय, रबर इत्यादि की खेती करता है, कोकोनट, और जो इरिगेशन मिनिस्ट्री है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कृषि में, वो भी कौन है? राजपक्षे परिवार के ही हैं। जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया। उनका नाम क्या है पता है आपको? 10%। 10% का मतलब क्या है कि जो भी काम करना है उसके लिए पहले 10% पॉकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का पे भी हम लोग बातचीत करेंगे आगे। परिवार का भी ट्री आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए किस प्रकार जो है वो करंट अकाउंट बैलेंस, जो चालू खाता जो बैलेंस है वो किस प्रकार जो है वो नीचे चला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको फिस्कल बैलेंस भी दिखता चला जा रहा है जो डॉट डॉट में है। तो काफ़ी बुरी हालत है। अगर हम इन दोनों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तब काफ़ी बुरी हालत है। यहाँ देखिए टोमेटो आपने देखा 2021 में 120 था, अब देख लीजिए 320 हो गया। दाल का दाम देख लीजिए, कोकोनट देख लीजिए, एक देख लीजिए, कोकोनट ऑयल देख लीजिए, सब का जो दाम है आपको काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। काफ़ी बुरी हालत है। ये महंगाई की मार है। अब बात ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे के उत्तरदायी कारण क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण है जिसको विशेषज्ञ मानते हैं कि 1983 में वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हुआ और लगभग 2009 में ये समाप्त हो गया। लेकिन इस गृह युद्ध के समाप्त होते होते में काफ़ी लेट हो गया, और श्रीलंका जब युद्ध होगा तो क्या होगा? आप खुद सोचिए कि जब युद्ध होगा तो वहाँ पर रिसोर्सेस जो हैं उसका खर्च क्या एजुकेशन में होगा, क्या अवसंरचना बेहतर होगी? तो आप कहेंगे नहीं, ज़्यादा एक्सपेंस किधर होगा? डिफेंस इक्विपमेंट्स में ज़्यादा एक्सपेंस जो है युद्धक विमान खरीदने में होगा, ठीक है। तो युद्ध के कारण सभी रिसोर्स, मैक्सिमम रिसोर्स लगभग जो श्रीलंका के हैं वो अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में नहीं, उस युद्ध को समाप्त करने में लगाए गए। तो काफ़ी लेट हो गया। तो युद्ध ने 26 साल का जो लगभग युद्ध था उसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन ले आए। सबसे महत्वपूर्ण कारण में आप इसको देख सकते हैं। भुगतान संतुलन घाटा, बजट की कमी, जैसा मैंने आपको कहा कि बजट की कमी है, पैसा है ही नहीं। अब जब पैसा है नहीं आपके पास तो ऑब्वियसली बात है कि आप देख रहे हैं कि आयात ज़्यादा कर रहे हैं, आपके पास पैसा है नहीं, ठीक है। तो फिर
चीज़ों को कैसे आप मैनेज करेंगे? ना आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, आप ऋण के तले दबे हुए हैं, आप ऋण के तले इतने दब गए हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है आपको रेट खराब कर चुकी है और अब कोई भी देश आपको लोन नहीं देना चाहता। तो क्या होगा? बजट की कमी और भुगतान संतुलन घाटे जैसे दोहरी चुनौतियों को जन्म दिया और यही महत्वपूर्ण कारण है श्रीलंका के आर्थिक संकट का। तीसरा देखेंगे, 2019 के अंत में सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने हेतु क्या क्या किया। अब देखिए, ये सब जो काम है, जो लोक लुभावन नीतियां हैं, ये सब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री टीवी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है? जनता को आप वोट की उनसे वोट लेने के लिए तो आप जनता का प्रयोग करते हैं, लेकिन हालात फिर कुछ ऐसी ही नज़र आती है जैसा अभी आपने देखा कि आपने उनको खुश तो कर दिया, लेकिन बाद का हालात देखिए कुछ इस प्रकार का ही आपको दिखता है। ठीक है, तो लोक लुभावन नीतियों से क्या हुआ? अब आप सोचिए कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पे थोड़ा सा बेस्ड है। ज़्यादातर जो आय है वो टूरिज्म से होता है। अब आप सोचिए कि टूरिज्म का आय बंद हो गया कोविड-19 के कारण, और इधर आपने क्या करा है? इधर आपने कर जो है, करदाता जो हैं, उनको छूट दे दिया कर देने से। आपका आय का स्रोत एक ऑलरेडी कम हो गया और ऊपर से आपने 10 लाख करदाता को कर देने से मुक्त हो गए 2020 और 22 के बीच में। वैट कम हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं, वैट कम हो गया, टैक्स में छूट आपने दे दिया। टूरिज्म काफ़ी प्रभावित था ऑलरेडी, जिससे आपको पैसा आता था। तो एक तो टूरिज्म ऑलरेडी आपके लिए चुनौती बना हुआ था कोविड-19 के कारण, क्योंकि आना जाना सबका बैन था। भारत से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, रसिया से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो रसिया यूक्रेन वॉर के कारण रसिया वाले भी मामला रुक गया। कोविड-19 के कारण भारत रसिया जहाँ से भी टूरिस्ट आते थे सभी रुक गए। तो टूरिस्ट से जो आय आती थी वो रुक गई। इधर आपने टैक्स में रिलीफ दे दिया, वैट कम कर दिया। तो ये सब का परिणाम क्या होगा? ये सब का परिणाम होगा कि आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, और किसी घाटे को आप पूरा कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास इनकम ही नहीं है? तो यही जो है कारण है जो श्रीलंका आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ठीक, कर राजस्व से जीडीपी अनुपात, जिसको आप कहते हैं टैक्स टू जीडीपी, वो 11.6% में था 2019 में, वो घटकर 7.7% हो गया। मतलब आप सोचिए, टैक्स टू जीडीपी, जैसे इसका मतलब क्या है कि टैक्स टू जीडीपी मतलब जीडीपी के हिसाब से टैक्स आना चाहिए। अब आपकी जीडीपी ज़्यादा है तो आपका टैक्स भी तो ज़्यादा आना चाहिए। तो ये पहले 11% था, मतलब बेहतर है, मान लेते हैं 100 में 11 रुपया आ रहा था, मान ले 100 जीडीपी है तो 11 रुपया आ रहा था। अब ये कितना हो गया? लगभग 7%। अब 100 में 7 ही रुपया टैक्स आ रहा है। जीडीपी 100 है, टैक्स 7 रुपये ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टैक्स रिलैक्सेशन दिया गया, टैक्स में छूट दी गई, तभी ऐसा हुआ। टैक्स जीडीपी भी आपका काफ़ी खराब हो गया। तो आपने जो है अर्थव्यवस्था की लुटिया पूरे तरीके से डुबो दी। इसके अलावा कोविड-19 के कारण मैंने आपको एक बताया कि एक तो इनका टूरिज्म प्रभावित हो गया, टूरिज्म सेक्टर, और दूसरा कोविड-19 के दौरान आपको पता है भारत ने भी पैकेज दिया था। तो जो ये पैकेज है, जिसको आप स्टिमुलस पैकेज कहते हैं, राहत पैकेज, ये राहत जो उपाय है ये श्रीलंका ने भी किया। अब जब राहत उपाय करोगे तो क्या होगा? सरकारी खर्च में वृद्धि होगी। अब बहुत लोग बेरोजगार हो गए, अब सरकार को उनको सपोर्ट करना है। सरकार ने तो ऐसा सोचा नहीं था और ऐसा हो गया कोविड-19 के कारण। तो सरकारी खर्च में वृद्धि हो गई। वृद्धि होने से देश के बढ़ते बाहरी ऋण ने घरेलू अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? एक तो आपने लोगों पर खर्च किया, उनको राहत पैकेज दिया, और दूसरा आपके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऋण था। ठीक है, दोनों एक साथ हो गए। आपको खर्च आपका बढ़ गया और आपका ऋण इधर बढ़ ही रहा है, उसका इंटरेस्ट देना है, लोन रीपेमेंट करना है। तो दोहरी चुनौतियों से जो है वो श्रीलंका घिर गया। अब क्या हुआ? परिणाम स्वरूप देश की जीडीपी विकास दर 2010 में जो 8.01% थी, जो गृह युद्ध की समाप्ति के बाद, वो 2020 में अराउंड 3.56% हो गई। तो सोचिए, जीडीपी विकास दर
युद्ध के बाद बढ़ना चाहिए था, युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इनकी जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या हुआ, जो नए राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने माइंड में एक अजीबोगरीब प्लान आया अचानक से, बेहतर प्लान था। 2019 में इन्होंने किया कि अगले 10 साल में हम क्या करेंगे, जैविक खेती, और इसके लिए एक रूपरेखा रखी कि भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। अब यहाँ पर बहुत आलोचकों का ये मानना है कि जैविक खेती के कारण उन्होंने रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उस पर बैन लगा दिया, उसका जो आयात है वो भी कम करने लगे। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि जैविक खेती तो एक बहाना है, रासायनिक पदार्थों का जो आयात होना है इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड ही नहीं था। सरकार के पास विदेशी मुद्रा होगा तभी तो सरकार जो है वो रासायनिक पदार्थों का आयात कर पाएगी। तो यहाँ पर जो ये बात कह रहे हैं कि 2019 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद गोटबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में जैविक पर खेती में परिवर्तन के लिए 10 साल के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की। ये बात बहुत आलोचकों का मानना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, जैविक खेती एक बहाना है, इनके पास तो आयात करने का पैसा ही नहीं था तो क्या करते, जैविक खेती ही करते। ठीक है। तो वही मैंने कहा कि कृषि रसायनों के आयात पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर भी एक चीज़ हुआ इनके साथ जो स्लाइड में नहीं है। क्या हुआ कि चाइना से इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ से जैविक जो उर्वरक होते हैं उनका आयात किया, और उसमें कुछ ऐसे रसायन मिल गए, ऐसी चीज़ें मिल गई कह सकता हूँ मैं, कि जिससे क्रॉप जो है वो नष्ट होने लगे। तो चाइना ने आयात के समय उनसे पैसा लिया, और जब श्रीलंका ने कहा कि भाई इसमें तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे क्रॉप को ही नष्ट कर रहे हैं, हमारे फसलों को ही नष्ट कर रहे हैं, तो वापस से जब इसको वापस भेजा श्रीलंका ने तो फिर पैसा लिया। तो सोच लीजिए श्रीलंका इनसे जो है हर मोड़ पर पैसा वसूलता है। ठीक है। और बिना सोची समझी इस नीति को श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के ताबूत में अंतिम कील माना जा सकता है। तो सच बात है ये, इस प्रकार की नीति सडनली कि आप एक दिन में सोच रहे हैं कि हम जैविक खेती में पूरे खेती को अपनी जैविक खेती में परिवर्तित कर देंगे, तो ऐसा संभव एक दिन में कहाँ से होगा। तुरंत 2019 में फैसला लिया, 2021 में पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि मैंने बताया कि प्रतिबंध का कारण जो है वो कहीं ना कहीं इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव है। अब देखिए जो करप्शन की बात मैं आपसे कर रहा था, तो देख लीजिए यहाँ देखिए सिंचाई मंत्री हैं, बेटा जो है वो कृषि राज्य मंत्री है, महिंद्रा प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने छोड़ा तो फिर विक्रमासिंघे बने। बेटा जो है नमल एक खेल मंत्री है, योशिथा जो है पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, गोटबाया राष्ट्रपति है, ये आए तो इन्होंने प्रधानमंत्री इनको बनाया। बाशिल मैंने जो बताया ये क्या है 10% के नाम से जाने जाते हैं। ये भांजा साहब भी हैं, राज्य मंत्री हैं, निपुण रानावकर, ये 10% के नाम से जाने जाते हैं। भाई हर चीज़ में 10% का घूस लेते हैं। तो सोचिए ये फैमिली ट्री, इस प्रकार की एक डायनेस्टी आप देख सकते हैं जो जिन पर आरोप है कि काफ़ी करप्शन किया, काफ़ी भ्रष्टाचार किया। तो जब आप अपना पेट भरने में ही लगेंगे तो भाई जो खर्च है वो तो बढ़ ही जाएगा, और इनकम जो है वो आप धीरे धीरे कम ही कर रहे हैं, टैक्स को कम कर रहे हैं। अचानक से जैविक खेती में परिवर्तित कर दिए। आपकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार टी, कोकोनट, रबर था, उसके लिए इरिगेशन की आवश्यकता है, इरिगेशन भी अपने परिवार के आदमी को ही बना दिया। वित्त मंत्री इनको बनाने के लिए संविधान में ही चेंज कर दिया, मैंने बताया आपको। इसके बाद आप देखिए तो 2020 में मतलब 2020 में 20वां संशोधन किया। उस संशोधन के आधार पर यह कहा गया कि भाई राष्ट्रपति को काफ़ी शक्ति दी गई। अब सोचिए कि एक तरफ आप इनको शक्ति दे रहे हैं तो ज़्यादा शक्ति के कारण क्या आता है, फिर ज़्यादा शक्ति आने लगेगी, मोनोपोली होने लगेगा, तो भ्रष्टाचार होने लगेगा। जैसा 20वां संविधान में आपको बता रहा हूँ, 20वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहें तब डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति चाहें तो किसी मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, उनको बर्खास्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री तक की नियुक्ति कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पावर जो है वो 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से
श्रीलंका के राष्ट्रपति को दिया गया। तो ये पूरी फैमिली ट्री है और कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे भाई कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात आई, उसके लिए रूपरेखा प्रयास किया, तो उससे क्या नुकसान हो गया। देखिए, तो चावल का उत्पादन 20% गिर गया। मैंने आपको बताया, अब अचानक से एक नीति से दूसरी नीति में आप शिफ्ट करेंगे तो इससे तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि सभी किसान इसको एडॉप्ट एक बार में तो नहीं कर पाएंगे ना। लगभग 33% किसी भूमि अप्रयुक्त रह गई बिना काम के। 7 महीने में चावल की कीमतों में 50% की वृद्धि हो गई। अब जब उत्पादन ही नहीं होगा, मतलब है कि सप्लाई ही नहीं होगा। जब उत्पादन ही गिर गया, इसका मतलब सप्लाई कम हो गया, आपूर्ति कम, और आपूर्ति जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मांग तो उतनी है, सबको चावल तो खाना ही है ना, डिमांड तो उतनी है, आपूर्ति कम हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, ज्यादा दाम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए श्रीलंका की जीडीपी आप देखिए लगभग 3.7 है, 3.4, कितनी बुरी स्थिति में जीडीपी आपको श्रीलंका की दिख रही है, बहुत बुरा हालत है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार मैंने आपको कहा कि $50 मिलियन के अराउंड चला गया, जो $7.63 बिलियन था। ये सब मैंने आपको पहले ही ये आंकड़े दिखा दिए हैं। ये चार्ट है जिसका प्रयोग आप परीक्षा में भी कर सकते हैं। ये देखिए, स्लोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, काफी धीमा रफ्तार है आर्थिक समृद्धि का, आर्थिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये भी आपको दिख रहा है। ये देखिए, जो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक है उसके सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, करेगा ही भाई, काफी भूखमरी और काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और इस महंगाई की मार लोगों को काफी आक्रोशित कर देती है। तो कुछ कारणों को हमने देखा, जिसमें से एक कारण मैंने आपको बताया, टैक्स कम करना उनके लिए, उनका जो है वो एक खराब एजेंडा आप कह सकते हैं, खराब नीति कह सकते हैं, लोक लुभावन नीति ने देश को इस हालत में पहुंचा दिया। दूसरा आप जो इंपॉर्टेंट पक्ष है इसमें यह समझ सकते हैं कि जैविक खेती को सडनली प्रमोट करना। तीसरा, जो गृह युद्ध के कारण समस्या हुई, ये तो हुई ही, तो ये सब कुछ कारण थे। इसके अलावा क्या क्या कारण हैं इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि टूरिज्म, जो पर्यटन क्षेत्र है, वो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 12% हिस्सा है और विदेशी मुद्रा भंडार का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। अब इसका पतन हो गया, क्यों? क्योंकि कोविड-19 आ गया, तो कहाँ घूमने जाता कोई, सब घर में ही बैठा हुआ था। तो कोविड-19 के कारण इसका पतन हो गया, और कुछ कुछ कारण था। आप देखिए, गहराते आर्थिक संकट, नियंत्रण से बाहर पेट्रोल की लागत, अब इतना दाम ही बढ़ गया, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, तो क्या होगा भाई, कोई घूमने जाएगा? नहीं जाएगा। बिजली कटौती, काफ़ी बिजली कट रहा है, श्रीलंका गए, पता चला घूमने गए थे, लाइट कट गया, जाइएगा? नहीं जाइएगा। कोविड-19 एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा, ईस्टर संडे बॉम्ब विस्फोट। ईस्टर संडे बॉम्ब विस्फोट अप्रैल 2019 में कोलंबो में हुआ, और इसमें 250 लोगों की मौत हो गई। देखिए, मौत तो हुई, ये आतंकवादी जो आत्मघाती हमला हुआ, इससे मौत तो हुई, लोगों की जानें गई, साथ में नुकसान भी हो गया श्रीलंका को आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इस समय जो है ना, इस ईस्टर संडे में श्रीलंका के पास काफ़ी जो है वो बाहर से रुपया आता है, बाहर से लोग आते हैं, तो विदेशी मुद्रा कुछ बढ़ता, लेकिन इसने और नुकसान पहुंचा दिया कि उसी समय इसने आक्रमण कर दिया, तो ये और नुकसान हो गया। तो नुकसान पे नुकसान, मैं कह सकता हूं कि जितना बुरा हो सकता है किसी के साथ, जितना बुरा आप सोच सकते हैं, हर तरह के बुरे चीज़ों के साथ श्रीलंका भी गुजर रहा है। तो आप जितना सोच सकते हैं, हर तरह के चीज़ों को आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद क्या है, चीन की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। क्या है चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो कि श्रीलंका को जो ये बना दी कंगाल, इसको थोड़ा सा समझते हैं। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंदर क्या होता है, देखिए,
डेप्ट ट्रैप। ये है क्या? ऋण जाल जिसको कहते हैं, ऋण जाल। इसमें क्या है, मान लो कोई एक व्यक्ति है ए, उसने बी से लोन लिया, हर महीने देना है, ईएमआई देना है, हर महीने पे करने के लिए ए के पास पैसा है नहीं, बी से लोन ले लिया, काम चल गया। अब हर महीने पैसा कैसे देगा बी को? इसके लिए फिर क्या किया, सी से लोन ले लिया। अब सी से लोन ले लिया तो सी से लोन लेकर बी को दिया, फिर सी मांगेगा तो सी मांगेगा तो अब डी से मांगो। एक दोस्त से लो, वो मांगने लगे तो दूसरा से लो, दूसरा मांगने लगे तो तीसरा से लो। तो इसी प्रकार चाइना करता है। क्या करता है, एक प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया, अब लोन को आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो कहेगा दूसरे जगह से चाइना ही लोन दिलवा देगा आपको, वहां पे चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तीसरे जगह से दिलवा देगा। ऐसा घुमा फिरा कर आपको पूरे एक ट्रैप में फंसा देगा, मतलब जीवन भर आप ऋणी देते रहेंगे। एक चीज तो ये है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, वो समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, जब चाइना किसी को लोन देता है तो काफी सख्त कंडीशन उन पर रखता है। जैसे आप वैश्विक संस्थाओं से जब लोन लेंगे, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो आपको 3% से 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा। चाइना से लेंगे तो 6 से 6.5% लगेगा, पहला। दूसरा, कंडीशन इतना खराब होता है कि लोन के लिए रीपेमेंट कभी भी मांग सकता है। इसके अलावा आप सोचिए चाइना क्या करता है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन दे दिया। जैसे मान लेते हैं श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट विकसित करना था, उसके लिए श्रीलंका जब अमेरिका के पास गया तो अमेरिका वहाँ पर इन्वेस्ट करने से कतरा रहा था, क्योंकि गृह युद्ध ऑलरेडी देखिए श्रीलंका में चलता है। तो उसके बाद कोई इन्वेस्टर थोड़े चाहेगा कि वहाँ इन्वेस्ट करे वैसे जगह पर जहाँ पर अवसंरचना पर कम और युद्ध की जो हथियार होते हैं उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा हो, ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा। तो जो श्रीलंका के आंतरिक हालात थे उसको देखते हुए कोई इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। अमेरिका के पास गया तो वहाँ की टीम ने इसको ठुकरा दिया कि भाई हम हम्बनटोटा पोर्ट विकसित नहीं करेंगे। फिर गया कहाँ पर, फिर गया वो भारत के पास, भारत ने भी इसको नकार दिया। अब चाइना इसी प्रकार के लोगों को ढूंढता है, चाइना को मिला मामला, तो चाइना ने बोला कि ठीक है भाई, हम तो तुमको देंगे, लेकिन मेरा कंडीशन क्या क्या है, एक तो महंगे रेट पर मिलेगा, दूसरा मेरे जो लोग हैं वो वहाँ क्या करेंगे, कार्य करेंगे। मतलब चाइना ने लोन दिया और चाइनीज लोग वहाँ काम करेंगे। अब सोचिए कि हम तुमको एक तरफ पैसा दे रहे हैं और तुम मेरे ही लोग को पैसा देकर हमको फिर वापस कर दे रहे हो पैसा, तो वहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा तुम भाई हमको इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट काम है कि ब्याज तो दोगे ही दोगे, इसके अलावा क्या दोगे, अगर प्रोजेक्ट में फायदा है तब तो देते रहो पैसा, और अगर नुकसान है तो मैं उसको देखूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं उसको खरीद लूंगा, तुमसे ही खरीद लूंगा। अब आप सोचिए कि हम फायदे में भी तुमको फायदा मिल रहा है, नुकसान में तुमको इंटरेस्ट मिलना ही है, और तुम साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट का कुछ पोर्शन खरीद भी लेते हो। जैसे चाइना ने चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर मिल गया। क्यों? क्योंकि वो लोन को पेमेंट ही नहीं कर पा रहा था श्रीलंका। तो चाइना एक तरफ अपने लोगों को लगाता है, हाई इंटरेस्ट पर लोन देता है, साथ ही साथ ब्याज दर उससे कमाता है, और जब घाटा लगता है तब उसको घाटा नहीं होता, वो उसको खरीद लेता है, क्योंकि उसको तो ब्याज आता ही है, और जब फायदा है तो फायदा, जब घाटा है तब भी चाइना का फायदा। मतलब हर तरफ से चीन का इसमें फायदा होता है। ठीक है, तो ये उसकी एक डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है जिसमें वो फंसाता है लोगों को, और इसी तरीके से उसने फंसाया है किसको, पाकिस्तान को भी फंसा लिया। पाकिस्तान में भी ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान को फंसा लिया डेप्ट ट्रैप की नीति में। तो इसी तरह का काम चाइना करता है। तो आपका जो पड़ोसी है चाइना, वो इसी तरीके के चीज़ों को अंजाम देता है। श्रीलंका इससे पहले कैसे संभला था श्रीलंका, तो पिछले 2 दशकों में श्रीलंका में बीएपी संकटों की एक श्रृंखला देखी गई है। हालांकि ये समस्या तो 1948 से ही है। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से कई बार बेल आउट की मांग की है। बेल आउट की मांग क्या होती है, बेल आउट का मतलब होता है कि जब कोई देश आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है
तब वो IMF से जाता है और गुहार करता है कि भैया हमको कुछ दो जिससे हम इस संकट से बाहर निकले। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बेल आउट। ठीक है, अब जब कोई पैसा देगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई ले लो पैसा, ले लो, आया आओ मेरे पास पड़ा है। पैसा देगा तो उसके पहले कहेगा कि भाई आपको ढेर सारी अपनी जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोक लुभावन नीतियां बनाएंगे और मैं इधर से आपको पैसा देता रहूं, आप मेरे पैसे को फिर नुकसान पहुंचाते रहे और मैं आपको देता रहूं, ऐसा नहीं है। तो जब IMF के पास ऋण मांगने लोग जाते हैं तो IMF उन पर एक कड़ी जो है वो मेजर्स अपनाने के लिए कहता है कि आप अपने देश में कड़े मेजर्स को लागू करिए और उसके बाद ही आपको मैं बेल आउट पैकेज या ऋण दूंगा। तो बिना आप अपनी नीतियों में सुधार किए हुए IMF से लोन की उम्मीद ना करें। तो IMF से श्रीलंका ने कई बार बेल आउट की मांग की है। 2009 में IMF ने, देखिए मैंने आपको बताया, काफी कड़ा शर्त रखता है। इस शर्त के साथ ऋण दिया कि 2011 तक बजट घाटा GDP के 5% तक कम हो जाएगा। ऐसी नीतियां बनाओ जिससे ये हो जाए। विकास या निर्यात में सुधार नहीं होने के कारण श्रीलंका ने 2016 में IMF से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के अतिरिक्त ऋण के लिए अनुरोध किया। इसके बाद भी सुधार नहीं आया। फिर IMF से श्रीलंका अतिरिक्त ऋण की मांग करने लगा। IMF के बारे में मैंने बताया कि ऐसे शर्तों के साथ वो ऋण देता है जो अक्सर देनदार देशों के लिए प्रतिबंधात्मक होते हैं। मतलब देनदार देश नहीं चाहता है कि ऐसा हम करें। कोई थोड़े चाहेगा कि भाई वहाँ की जनता के साथ हम कठोर नीति अपनाएं। सब तो चाहेगा, सबको तो वोट चाहिए, तो सब तो चाहेगा कि भाई जनता को सब कुछ फ्री मिले। लेकिन IMF जो जब लोन देगा तो एक कठोर जो है वो शर्त लगाता है। आखिरकार हालात ने श्रीलंका को एक बार फिर IMF के शरण में जाने पर मजबूर किया है। और श्रीलंका के मंत्री का बयान बार बार यही आता है कि भाई हम तो जो IMF कह रहा है हम तो वही करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमको IMF लोन नहीं दे रहा। श्रीलंका को IMF का समर्थन लेने के अलावा बहुत कम विकल्प मिल सकता है जिसमें बजटीय कटौती और व्यापार के खुलेपन से संबंधित शामिल हैं। श्रीलंका चाइना के पास भी जा रहा है तो चाइना भी कह रहा भाई IMF के साथ समझौता कर लीजिए। बुरे दिन का साथी जो है, बुरे दिन में जो हमारा जो श्रीलंका का साथी था उसने उसको धोखा दे दिया। श्रीलंका के चाइना भी कह रहा है कि भाई IMF से पहले समझौता कर लीजिए। भारत जो है हमारी पड़ोसियों के साथ हमेशा सौहार्द भरी नीति रही है। हमारी विदेश नीति में हमेशा हमने पड़ोसियों को प्राथमिकता दी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये हमारा हमेशा रहा है। और श्रीलंका के साथ तो हमारा काफ़ी प्राचीनतम आप कह सकते हैं संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। आपको याद होगा कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बौद्ध धर्म सांस्कृतिक संबंध भी हमारा श्रीलंका के साथ है। तमिलनाडु के लोगों का श्रीलंका के, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के लोगों का श्रीलंका के साथ सिंपैथी है। तो हमारा जो संबंध है श्रीलंका के साथ वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिकली भी श्रीलंका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर है और वहाँ पर अगर चाइना का प्रेजेंस हो जाता है तो इससे भारत को नुकसान ही होगा। इसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अगर प्रेजेंस है और यहाँ पर अगर चाइना का प्रेजेंस होता है तो फिर देखिए भारत बगल में ही है। और यहीं पर देखिए हम्बनटोटा पोर्ट उसने हालांकि विकसित कर लिया। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस जगह पर या फिर एक पड़ोसी होने के नाते वो एक आर्थिक संकट से गुजरे। भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर श्रीलंका जो चाइना है उस चाइना का प्रेजेंस भी यहाँ पर बढ़े। तो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को जनवरी 2022 से अब तक भारत ने 3.8 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसमें भारत द्वारा 1.4 डॉलर से अधिक का राहत प्रदान किया गया। $400 का करेंसी स्वैप, बताता हूं क्या होता है। $500 का ऋण स्थगन। ऋण स्थगन का मतलब होता है लोन डिफरमेंट। लोन डिफरमेंट में क्या होता है कि आपको कुछ समय तक के लिए ऐसा कर दिया जाता है जिससे आप
लोन तो चुकता नहीं कर पा रहे हैं, आप इंटरेस्ट भी पे मत करिए, फिर जब फायदा होगा तो फिर आप पे करिएगा। तो कुछ समय के लिए छूट दे दी जाती है कि भाई आप ऋण और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे ना करें। ईंधन आयात के लिए $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, तो यहां पर भी मदद किया, और इसके साथ ही $1 बिलियन अल्पकालिक रियायती ऋण भी दिया है, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर, कम ब्याज दर पर ऋण भी दिया है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया करेंसी स्वैप, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। करेंसी स्वैप किसको कहते हैं? देखिए मान लीजिए कि एक कंपनी है जो यूएसए में है, मान लेते हैं एबीसी उसका नाम है, ठीक। यहां मान लो इंडिया है, ये चाहती है कि मैं भारत में इसको कुछ खोलना है, मान लो एबीसी इंडिया को, तो यहां पर कुछ लोन उठाना चाहती है। यहां पर जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 14% है, यूएसए में 6% है। बड़ा मुश्किल है। अब यूएसए से उठाएगी फिर उसको इंडिया में लाएगी, फॉरेन एक्सचेंज का मामला आ जाएगा, तो चाहते हैं कि भाई भारत में उठा लूं, जरूरत यही है, अब करे क्या? तो ये समस्या का बात है। दूसरी एक कंपनी है जो XYZ मान लो इंडिया में, ये यूएसए में लोन लेना चाहती है, और यहां पर इसको जो लोन का इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 8% लग रहा है, और भारत में 12% लग रहा है। अब ये वहां चाहती है और ये यहां चाहते हैं और ये यहां चाहते हैं, अब क्या होगा? अब सोचिए, तो यहां पर क्या होगा कि ये कंपनी इसके साथ यहां समझौता करेगी कि भाई मैं आपको यहां पर जितना का आपको ऋण चाहिए वो लेकर आपको यहां ऋण दे दूंगा, और आप मुझे 12% पर ऋण लेकर दे दीजिए। तो इसको 12% पर लोन मिल जाएगा और इसको यहां पर 6% पे लोन मिल जाएगा। तो दोनों का काम हो गया, इसको यहां मिल गया, इसको यहां मिल गया। मान लो लगभग दोनों का मान लो 70 लाख का लेना है, तो दोनों के लिए मान लो अमाउंट भी सेम है, तो इसको इधर मिल गया, उसको इधर मिल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं करेंसी स्वैपिंग, ठीक। तो ये भी $400 का करेंसी स्वैप भी दे दिया। भारत क्यों सहायता कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि भारत क्यों सहायता कर रहा है। भारत की मैत्रीपूर्ण पड़ोस की नीति है, चीन का माया जाल है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपको पता है, चारों तरफ से भारत को घेरने की नीति। इधर म्यांमार में सितवे पोर्ट बना दो, इधर श्रीलंका के माध्यम हम्बनटोटा पोर्ट के माध्यम से घेर लो, इधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट के माध्यम से घेर लो। तो हर जगह से चीन जो है वो भारत को घेरना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला, आप देखिए हर जगह से घेरना चाहता है, इधर से घेरना, फिर इधर से घेरना, इधर से घेरना, इन सब जगहों से घेरना चाहता है चीन चारों तरफ से भारत को। इधर खुद ही है अपने, ठीक। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो उसकी नीति है, जिसमें वो दूसरे देशों में देखिएगा अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट करता है, उनको अपने साथ विश्वास में लेता है कि भारत जो है वो अलग थलग पड़ जाए। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से श्रीलंका दूर होगा, इसके माध्यम से भारत के पड़ोस में शांति रहेगी, और शांति रहना जरूरी भी है, क्योंकि वहाँ कुछ होगा तो शरणार्थी कहाँ आएंगे? भारत ही आएंगे। भारत पाक खाड़ी मत्स्य क्षेत्र विवाद आदि को भी शांतिपूर्वक सुलझा सकता है। यहाँ पर जो मत्स्य क्षेत्र में काफ़ी विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच, इस विवाद को भी भारत जब मदद करेगा, भारत सामने आएगा, तो इस विवाद को भी भारत आने वाले टाइम में सुलझा पाएगा। तो ये आपका देखा आपने। श्रीलंका में आगे का रास्ता क्या है, क्या बात हो रही है श्रीलंका में? तो देखिए, एक तो बात हो रही है कि सर्वदल मिलकर एक सरकार बनाएंगे, सर्वदलीय सरकार। सर्वदल मिलकर मतलब सभी दल मिलकर एक सरकार बनाएगी। काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों को सामने लाया जाएगा और उन लोगों की आम सहमति से कोई योजना बनानी होगी, और जब ये योजना बन जाएगी तब जाना होगा कहाँ? IMF। क्योंकि IMF उस समय तक तैयार नहीं होगा जिस समय तक एक कठोर एवं ठोस योजना श्रीलंका IMF के पास न ले जाए। जब भारत भी 1991 में गया था IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भाई आपको भी अपनी पॉलिसी में सुधार करना होगा, और उसके बाद ही आपने देखा
कि LPG रिफॉर्म, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति भारत ने अपनाई थी, तो उसी प्रकार का कुछ ठोस योजना श्रीलंका को सामने रखना होगा। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या होती है। भारत के लिए इसमें क्या सीख है? तो मेनली क्या सीख है? अब इस तरह के लोक लुभावन वादों से भारत को बचना चाहिए कि भाई टैक्स माफ कर देंगे, अचानक से पूरे खेती को जैविक खेती में बदल देंगे, इस प्रकार की चीजों से भारत को बचना चाहिए। राजकोषीय स्थिरता और संतुलन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो हमने टारगेट रखा है उस टारगेट को हमको पूरा करना चाहिए। FRBM एक्ट है हमारे पास, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इधर इन्फ्लेशन का भी हमारा टारगेट होता है 4+-2, 2 से लेकर 6 का एक बैंड है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। आर्थिक आंकड़ों के साथ किसी भी परिस्थिति में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। पता चला लोगों को दिखा रहे हैं कि सरकार खूब बढ़िया काम कर रही है, GDP खूब बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी नीति जिसका प्रभाव व्यापक है उसे बिना सोच विचार कर लागू नहीं करना चाहिए। ऐसा किस उपलक्ष्य में बोला जा रहा है? वही जैविक नीति जो अचानक से लागू करने का प्लान बना लिया उन्होंने। विदेशी कर्ज को हमेशा एक सीमा के अंदर रखना चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का लगभग $600 बिलियन है और ऐसा मानते हैं विशेषज्ञ कि 1 साल तक ये आराम से जो भी वस्तुओं का आयात है वो कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। देश के करदाताओं का समूह कैसे विस्तृत हो, इस पर नित्य निरंतर मनन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि टैक्स ही नहीं मिलेगा तो सरकार काम कैसे करेगी। किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किए बिना परिस्थितियों में मदद के माध्यम से उन्हें बताना चाहिए कि भारत उनका ऑल वेदर फ्रेंड है। चाइना के तरीके उसके आर्थिक साम्राज्यवाद जैसी कोई उसकी मंशा नहीं है, मतलब उसको ट्रैप में फंसाने की भारत की कोई मंशा नहीं है। आर्थिक साम्राज्यवाद की सोच भारत की नहीं है कि आर्थिक रूप से उसको कमजोर बनाकर अपने सामने गिड़गिड़वा लो, अपने सामने झुका लो, ऐसा भारत नहीं चाहता। भारत हमेशा एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, चाहे वो इतिहास की बात करें या फिर वो वर्तमान की बात करें। ऐसा भारत को बिना किसी देश के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किए हुए करना चाहिए। तो ये तो आपका श्रीलंका वाला मामला है। अब देखिए कि क्या पाकिस्तान भी अगला श्रीलंका बनेगा। पाकिस्तान के मंत्री का बयान आपने सुना होगा कि चाय कम पियो। क्यों बोला पाकिस्तान के मंत्री ने ऐसा? पाकिस्तान में हर सेकंड लगभग 3000 कप चाय पिया जाता है, हर सेकंड। घंटे में कहते हैं कि लगभग 1.8 करोड़ कप चाय पिया जाता है। अब आप सोचिए, यह आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि चाय की खपत पाकिस्तान में कितनी है, और चाय का बहुत बड़ा आयातक पाकिस्तान है। तो भाई उसमें तो विदेशी मुद्रा लगता होगा ना। और पाकिस्तान में जब आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि विदेशी मुद्रा जहां पर ज़्यादा लगे उसको कम करना पड़ेगा। तो चाय के आयात पर कमी लानी होगी। पेट्रोल, डीजल इत्यादि के प्रयोग को कम करना होगा। इसके लिए भी सरकार ने बोला कि भाई वर्क फ्रॉम होम करिए, ज़्यादा आपको आने जाने में जो पेट्रोल तेल लगता है उसका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट को एक दिन छोड़कर एक दिन जलाओ। IMF ने पाकिस्तान से कहा कि भाई आप अपने सरकारी जो ऑफिसर हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनके पैसे को भी कम कर दो। पाकिस्तान में पेपर कराने के लिए, मतलब एग्जाम कराने के लिए पेपर उपलब्ध नहीं है, मतलब पेपर का पैसा नहीं है उनके पास। तो पाकिस्तान भी काफ़ी बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। और इसमें क्या क्या होगा ये तो आपको पता ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा, चालू खाता घाटा होगा, महंगाई होगी, आयात महंगा होगा, व्यापार घाटा होगा, विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। ये सब पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो मैंने जैसा यहाँ पर लिखा है कि भारत के चारों ओर कुछ ठीक हालात नहीं चल रहे हैं। एक ओर म्यांमार में सेना ने कब्जा कर रखा है, दूसरी ओर श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। हमने अभी देखा श्रीलंका में स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अगले नंबर पर है? देखिए यहाँ पर लोगों का आक्रोश देख सकते हैं आप। पाकिस्तान में भी हो क्या गया है। देखिए, यूक्रेन और रसिया के वॉर के बाद क्या हुआ कि जो तेल का आयात का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी महंगा हो गया। अब जहाँ जहाँ आयात कॉस्ट महंगा होगा वहाँ वहाँ विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला जाएगा।
तो पाकिस्तान को पेट्रोल और तेल जो डीजल है वो महंगी दरों पर खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंधों के डर से वह भारत की तरह रूस से तेल नहीं ले पा रहा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहा है। ये तो होगा ही, क्योंकि आप ज़्यादा आयात करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो आप पर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और विदेशी मुद्रा आपका ज़्यादा, उसका जो नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा आपको लगेगा। ठीक है। भ्रष्टाचार का लगातार बढ़ना, ये तो पाकिस्तान में एकदम भली भांति आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार काफ़ी बुरे पैमाने पर वहाँ फैली हुई है। ऐसी हालत में पाकिस्तान भी आर्थिक बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक बात आपको बताता हूँ। 1947 के बाद पाकिस्तान का जो ग्रोथ था वो भारत से ज़्यादा था। इवन साउथ एशिया में कहेंगे तो 2% के ग्रोथ रेट से पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। लेकिन उसके बाद 1958 के दौरान आए आयूब खान साहब। आयूब खान साहब ने क्या किया, वो कमांडर इन चीफ थे और वो तख्ता पलट करके बन गए वहाँ के प्रमुख, पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख। और फिर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सोचा काफ़ी बढ़ा लें। लेकिन इन सब के पीछे जो एक कोस था वो क्या था, ये सब चीज़ कैसे हुई? ग्रोथ रेट भी बढ़ा हुआ उस समय आपको दिखेगा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ पाकिस्तान ने काफ़ी उधार ली और उसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोन रीपेमेंट करना पड़ रहा है। दोबारा उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना जिससे लोन लिए थे, और साथ ही इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो पाकिस्तान के इस आर्थिक हालात के लिए, जो अभी आर्थिक दिवालियापन का शिकार होना है उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसको खर्च किस में करना चाहिए? खर्च करना चाहिए भाई शिक्षा में और संरचना में। तो पाकिस्तान खर्च किस में करता है? डिफेंस सेक्टर में। वो अस्त्र शस्त्र बनाने में ही ज़्यादा खर्च करता है। तो ये सब समस्या भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस आर्थिक दिवालियापन की ओर ले जा रही है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, टैक्स की चोरी, धन का संकेंद्रण, लोक लुभावन सरकारी नीति, कट्टरपंथी विचारधारा की मजबूत जड़ें और साथ ही शिक्षा में जो फंड है वो भी काफ़ी कम है। आप सोचिए, लगभग बोला जाता है कि लगभग 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जब आपको दिखेंगी तो उससे नुकसान तो होगा ही होगा। तो ये सब पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अब कुछ अगर फैक्ट की बात करें तो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 980 करोड़ डॉलर बचा है। 24 जून को यह 1000 करोड़ डॉलर से ज़्यादा था। इसमें 49 करोड़ डॉलर की कमी आई है। सोचिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़्यादातर कमी बाहरी ऋण और अन्य भुगतान के कारण हुआ है। ऑब्वियसली लोन, मैंने बताया उनके समय से ही लोन चलता आ रहा है। लोन रीपेमेंट, उसका इंटरेस्ट, ये सब ज़्यादा देना है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अब उसको अपनी मुद्रा में थोड़े लोन रीपेमेंट करेंगे, उसको तो विदेशी मुद्रा में ही लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। कमज़ोर होता रुपया और कर्ज बढ़ता कर्ज, ये सब कुछ जिम्मेदार कारक हैं। जून 2018 के अंत तक पाकिस्तान का सकल सार्वजनिक ऋण 179.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो एक वर्ष के भीतर 25.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्शाता है। सोचिए कि कितना हाई जो है वो बाह्य ऋण है। सरकार का बाह्य ऋण भी जून 2018 के 64.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर जनवरी 2019 में 65 बिलियन डॉलर हो गया, 65.8 बिलियन डॉलर। मुद्रास्फीति की दर भी 9.4% के आंकड़े को छू गई है, जो पिछले 5 वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर है। तेल सुनते हैं 180 से 200 रुपए लीटर है वहाँ, तो मुद्रास्फीति भी काफ़ी ऊपर पहुँच गई है। हाल ही में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 147 रुपये प्रति डॉलर। सोचिए पाकिस्तानी रुपया का कितना ज़्यादा अवमूल्यन हो गया है कि एक पाकिस्तानी रुपया, $1 पाने के लिए उसको 147 पाकिस्तानी रुपया देना पड़ेगा। तो $1 पाने के लिए 147 पाकिस्तानी रुपया देना पड़ेगा। अब तो उससे भी जो ये हालात जो रिसेंट है, ये 12 जुलाई देख रहे हैं, 12 जुलाई में तो इतना है। तो सोच लीजिए कितनी बुरी हालत है। पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, तो IMF से बेल आउट,
सबसे ज़्यादा बार आज तक आप देखेंगे तो IMF से बेल आउट कौन किया मांगा है? सबसे ज़्यादा बार पैकेज पाकिस्तान ने मांगा है, 22 बार। ठीक है, जनता से अपील की जा रही है कि वो बिजली और ईंधन की ज़्यादा कीमतें चुकाएं, प्रयोग भी कम करें, स्ट्रीट लाइट को एक दिन बंद करके एक दिन चलाएं, ऐसा कुछ बात है, वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये सब सरकार चाह रही है जनता से। जून में पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो जनता से चाय तक कम पीने की अपील कर दी ताकि आयात का बिल कम किया जा सके। इसके बारे में मैंने बताया ही। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक द्वारा पाकिस्तानी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन करने से क्या होता है? डिवैल्यूएशन से। मैंने बताया था, डिवैल्यू जब करते हैं आप तो निर्यात में वृद्धि हो जाती है। निर्यात में वृद्धि ये करता है, लेकिन पाकिस्तान से निर्यात में वृद्धि नहीं हुई और केंद्रीय बैंक का अनुमान पूर्णतः गलत साबित हुआ। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो ये आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन क्या कर रहा है? काफ़ी ज़्यादा इनको आयात कर रहा है और निर्यात इनका हो नहीं रहा, आयात बढ़ता चला जा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। IMF से मदद आसान नहीं। 1980 से कुल तो 22 बार है, लेकिन 1980 से अगर बात करें तो 12 बार मांग चुका है। इस बार वित्तीय संकट से उबारने के लिए जरूरी 13वां पैकेज का रास्ता आसान नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने IMF से पैकेज के लिए उसकी सभी शर्तों को मान ली है, जबकि हम उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी IMF ने पैकेज जारी नहीं किया है। तो भाई IMF जो है बार बार यही कहता है, शर्त दिया, सभी शर्त मान ली, लेकिन फिर भी IMF पैकेज नहीं दे रहा है, क्योंकि IMF को भी पता है कि पाकिस्तान की स्थिति पूरे तरीके से बुरी है, तो कहीं कहीं पैसा मत लुटा जाए मेरा। पाकिस्तान के जो सरकार है उसने कहा कि भाई हम 20% सेना में कटौती करेंगे, जो सेना का बजट दे रहे हैं। तो अब इनको ध्यान में आया है कि शिक्षा और संरचना पे इस पर खर्च करना चाहिए। नहीं तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक ये सेना में ही खर्च ज़्यादा कर रहे थे। पाकिस्तान की बर्बादी दुनिया के लिए आसान नहीं। पाकिस्तान में व्यवस्था की स्थिति दुनिया के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि देश में इसकी तालिबान की मौजूदगी है। पता चला देश में जो तालिबानी हैं वो पूरे गरीब और गरीबी भुखमरी महंगाई का शिकार हो गए, तो जगह जगह अटैक करेंगे, इससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। परमाणु हथियार संपन्न होना और कट्टर ताकतों का देश पर हावी होना। तो कट्टर ताकत देश पर हावी होंगे तो इससे अगल बगल वाले देशों को भी परेशानी होगी। साथ ही साथ जो ये पाकिस्तान जो है वो परमाणु हथियार संपन्न है, पता चला कि ज़्यादा गरीबी भुखमरी का शिकार है और कट्टरपंथी, पूरे तरीके से कट्टरपंथी शासकों के हाथ में अगर शासन चल गई तो पता चला परमाणु हथियार का भी प्रयोग होने लगा। ठीक, तो ये सब जो है ये बर्बाद अगर होगा तो वो आसान नहीं है, मतलब दुनिया के लिए बेहतर नहीं है। तो ये हमने पाकिस्तान के बारे में देख लिया, श्रीलंका के बारे में देख लिया। अब जैसा मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान देख ही लिए, श्रीलंका देख ही लिए, अब जो है हम लोग नेपाल के बारे में भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री को ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो हिमालयन स्टेट हैं, हमको कुछ नहीं है, हम पर श्रीलंका का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए श्रीलंका की हालत भी थोड़ी सी खस्ता है। पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश में जिस तरह चीन का आर्थिक दबदबा बना हुआ है, उसका नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसा हालत जो है वो पाकिस्तान और नेपाल का तो हो, पाकिस्तान का तो हो ही चुका है लगभग, नेपाल का भी हो जाए। ठीक, क्योंकि चीन जहाँ जहाँ अपना पांव पसारता है उसकी हालत वो फाइनली कैसे कर देता है, खास्ता कर देता है। आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाता है, पूरे तरीके से उसको आर्थिक रूप से ही उसको तोड़ देता है। ठीक, नेपाल में श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट आया तो राजनीतिक नेतृत्व के भीतर इसे काबू पा करने की क्षमता भी नहीं है, उतने सशक्त भी नेता भी नहीं है कि भाई इसको काबू पा लेंगे। और यहाँ पर राजनीतिक विभाजन काफ़ी गहरा है, तुरंत आएगा तुरंत जो है वो पता चला एक सरकार हटी, दूसरी सरकार हटी, तीसरी सरकार हटी, सरकार को हटाने पे ही जोर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार फिर आपको नेपाल में नहीं दिखेगी। ये देखिए नेपाल में भी महंगाई की मार है। नेपाल के राष्ट्रीय बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में $11.75 बिलियन से
5% की कमी शो कर रहा है। कब? मार्च 2022 में, और 9.58 बिलियन डॉलर हो गया है। नेपाल का मौजूदा विदेशी भंडार अगले 7 महीनों के आयात बिलों का भुगतान करने के लिए ही शेष बचा है। किंतु कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ के पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो ये श्रीलंका के साथ भी हुआ। नेपाल में भी लोग घूमने जाते थे, तो नेपाल पर भी पर्यटन का प्रभाव बहुत पड़ गया, और जिसके कारण क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा आता वो रुक गया। नेपालीय राष्ट्रीय बैंक के अनुसार वर्तमान में नेपाल में मुद्रास्फीति लगभग 7.14% है, और ऐसी उम्मीद है कि दोहरे अंक में भी ये प्रवेश कर सकती है, मतलब डबल डिजिट में हो सकता है, मोर देन 10%। देख सकते हैं आप नेपाल की महंगाई, ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग यहाँ आपको दिख रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ा, यहाँ पर तो काफ़ी बढ़ गया, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन काफ़ी अभी ऊंचे स्तर पर जा रहा है, और उम्मीद है कि डबल डिजिट को भी छू सकता है। सरकार के काफ़ी लड़खड़ाते हुए कदम है। मैंने बताया कि एक मजबूत नेतृत्व का अभाव है यहाँ पर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रमुख को संवेदनशील जानकारी लीक करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने के कारण बर्खास्त कर दिया। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया कि ऐसा आप नहीं करिए। नेपाल के जो प्रधानमंत्री ने जो नेपाल के राष्ट्रीय बैंक के जो प्रमुख थे उनको जो हटाया, वो बेचारा ये कह रहा था कि आप लोग जो है सो उन वस्तुओं का आयात कम करिए, जैसे पेट्रोल वगैरह का आयात कम करिए, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास रहे, और साथ ही साथ गाड़ी वाड़ी के सेल पर भी प्रतिबंध थोड़ा लगाइए, क्योंकि गाड़ी का सेल ज़्यादा होगा तो पेट्रोल की मांग भी ज़्यादा होगी, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाइए। नेपाल के गवर्नर जो राष्ट्रीय बैंक के प्रमुख हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, और क्या किया, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने उनको बर्खास्त ही कर दिया। मैंने बढ़िया बात बताओ तो बुरा लगे, ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस से बहाल कर दिया। वित्त मंत्री और देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच टकराव, क्योंकि वित्त मंत्री भी क्या चाहते थे कि केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर है वो हट जाए, तो इन दोनों के बीच सामंजस्य का जब अभाव हो जाएगा, आप सोचिए एक फाइनेंस का मिनिस्टर है और एक उसके केंद्रीय बैंक का गवर्नर है, दोनों के बीच में जब मतभेद होगा तो उस देश की दशा काफ़ी खराब अपने आप हो जाएगी, क्योंकि एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा, ठीक, दोनों के बीच में सामंजस्यता का अभाव होगा। यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर है वो कह रहा है कि भाई आप लोग जो विलासिता वाली चीज़ें हैं उनका आयात करना कम करिए, पेट्रोल डीजल इन सब का आयात करना कम करिए, गाड़ियों को कम सेल करिए, ये सब करिए। और उधर जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या कर दिया, उनको बर्खास्त करवाने में लगे हैं। नेपाल सरकार जानकारी लीक करने के मामले में और अपने कर्तव्यों का पालन न करने के मामले में उन्हें बर्खास्त कर दी थी। नेपाल में मई में स्थानीय स्तर के चुनाव के पश्चात इस वर्ष के अंत में आम चुनाव होंगे। इस प्रक्रिया के लिए भी अत्यधिक मात्रा में वित्तीय आवंटन चाहिए, चुनाव के लिए भी पैसा चाहिए होगा, पैसा है नहीं और अब पैसा ही पैसा चाहिए। नेपाल के इतिहास के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर अगर ईंधन से संबंधित कोई भी दिक्कत आई, फ्यूल से रिलेटेड कोई भी समस्या आएगी, तो यहाँ पर एक गंभीर आंतरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, नेपाल के अंदर में ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा ही देखने को मिला था 2015-16 के समय। तो 2015-16 में भारत से ईंधन आपूर्ति की जब व्यवधान हुई थी, तब उस समय ऐसे ही आंतरिक समस्या से नेपाल जूझ रहा था। नेपाल एक कृषि प्रधान देश के तौर पर जाना जाता है। सालों से उसने ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का आयात ही किया है। सोचिए, अवसंरचना बेहतर नहीं है, हम हैं कृषि प्रधान देश, लेकिन फिर भी हम कृषि की सामग्री का आयात ही ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सिर्फ भारत से ही नेपाल द्वारा आयातित कृषि एवं खाद्य पदार्थ अकेले पिछले साल 2019-20 की तुलना में 38.9% बढ़ गया। मतलब 2019-20 से 2020-21 में 38% का इजाफा हुआ है कृषि निर्यात का, ठीक है, मतलब भारत ने ज़्यादा निर्यात किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है, मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो 2021 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेपाल
117वें स्थान पर है। मतलब यहाँ करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो 2020 की रैंकिंग से अपरिवर्तित है। मतलब 2020 में था वही 2021 में हो गया। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया है। मतलब यहाँ पर करप्शन उसी लेवल में अभी भी विद्यमान है। चयन की गुंजाइश कितनी क्या हो सकता है? श्रीलंका के विपरीत नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अभी ठीक है। नेपाल पर विदेशी ऋण का भी बोझ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मिला जुला कर ठीक है। अभी आपने देखा कि 7 महीने तक चल जाएगा मिला जुला कर। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए मजबूत कृषि क्षेत्र शॉक अब्जॉर्बर का काम कर सकता है। मतलब कोई भी घटना घटने से रोक सकता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो कृषि क्षेत्र पर इसको काम करना चाहिए। विदेश में जो नेपाली रह रहे हैं वो भी देश में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। पर्यटन उद्योग को विकसित करना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पैक्ट को अमल में लाएं। तो ये जो पैक्ट है, ये फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसको बेहतर करने के लिए ये लाया गया, तो इसको अमल में लाना पड़ेगा। चीन के आर्थिक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को की समझ के साथ ही अपनी आर्थिक नीति तैयार करें। मतलब संभल जाएं, अभी भी समय है, संभल जाएं कि चीन किस प्रकार से उनको अपनी पॉलिसी में फंसाता है, अपनी ट्रैप में फंसाता है। स्पेशली कहें तो चीन किस प्रकार उनका आर्थिक तौर पर शोषण करता है, इसको समझ जाएं और उसके हिसाब से ही अपनी आर्थिक नीतियां बनाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो ये पैक्ट है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पैक्ट, इस पर बात करेंगे। हालांकि इसका संबंध जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से है, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो नेपाली मुद्रा का जो गिरावट है वो देखने को ना मिले और व्यापार भी बेहतर बना रहे। तो ये आज आपने देख लिया कुल नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में जो आर्थिक संकट था, इन तीनों पर विस्तार से बातचीत हुई। क्योंकि मेरा यही दृष्टिकोण है कि आप लोग इसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझें और इस पर जो सवाल परीक्षा में आए उन सवालों को भी लिखने का प्रयास करें। क्योंकि इससे मेनली इस प्रकार के सवाल मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि भारत जो है वो इनसे क्या सीख ले सकता है, किस प्रकार की सीख जो है भारत जो पड़ोसी देशों में जो इस प्रकार का आर्थिक संकट है उससे किस प्रकार का सीख ले सकता है। तो एक सवाल इसी तरीके का कि नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका संकट से भारत क्या सबक ले सकता है और भारत को क्या स्टेप्स इसके लिए अपनाने चाहिए। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।